देख सकते हैं। तो इस पर आपको लगेगा मानो चांद तारों को छू रहे हैं, आप लोग ब्रह्मांड में चले गए और जैसे कि पृथ्वी या अन्य ग्रह मंगल आपके हाथ में आ गया और पड़ोस से बृहस्पति ग्रह गुजर गया। तो और उसमें जो है कई सारी भुजाएं हैं, मुख्यतः जो है 5 भुजाएं हैं। तो इसके जैसे तीसरी भुजा में हम लोगों का पृथ्वी आता है वगैरह होते हैं। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, शौकिया खगोलविद, मतलब जिन्हें खगोल विज्ञान का शौक है, जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। लोग के जहन में सवाल होता है कि कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है या फिर सूर्य ग्रहण लगा है, तो उस समय खाना नहीं खाना है या फिर खाने को ढक के रखना है। पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुई कोई पिंड जो है वो दाखिल हुआ तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, ग्रेविटी से वो। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। पीछे की तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा या तो मैं सिनेमा हॉल में हूँ या फिर किसी होटल में हूँ, लेकिन ये तस्वीर है गोरखपुर के तारामंडल की, जहाँ पे हम खड़े होके और सारी दृश्य ब्रह्मांड की देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। अभी मैं ऑफ कैमरा बैठा हुआ था और मैं महसूस कर रहा था कि हम किस जगह पे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम ब्रह्मांड में तो नहीं हैं। तो इसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम गोरखपुर तारामंडल पहुँचे हैं। हमारे साथ एक टीचर भी हैं, उनसे कई चीज़ें देखते हैं, बात करते हैं कि कई चीज़ें बताएंगे भी और भी कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और आपके दर्शकों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपका यहाँ पर आने के लिए। हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसा। ये प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से यहाँ पर प्रोजेक्शन किया जाता है। 360 प्रोजेक्शन, मतलब 360 पूरा इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर देख सकते हैं। तो इस पर आपको लगेगा मानो चांद तारों को छू रहे हैं, आप लोग ब्रह्मांड में चले गए और जैसे कि पृथ्वी या अन्य ग्रह मंगल आपके हाथ में आ गया और पड़ोस से बृहस्पति ग्रह गुजर गया। तो ऐसा आभास होगा, वर्चुअली आपको लगेगा कि वास्तव में आप तारों के बीच में सैर कर रहे हों। अच्छा, ये ऑपरेट कहाँ से होता है? ऑपरेट वाली जगह देख सकते हैं। ऑपरेट के लिए आप लोग वहाँ से देखेंगे, जो है वहाँ से एक बार आइए देख लेते हैं कहाँ से कैसे ऑपरेट होता है। हाँ, जो है केबिन है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर्स है, यहाँ से ऑपरेट होता है। और ये सर जो है वो ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये ऑपरेट करके सारी चीज़ें यहाँ से दिखाते हैं। क्या है सर, ये किस तरह से यहाँ से ऑपरेट किया जाता है? ये यहाँ HDMI से प्रोजेक्टर में कनेक्शन दिया हुआ है और ऑडियो सिस्टम का भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम शो ऑपरेट कर देते हैं। तो 27 मिनट का शो अभी चल रहा है, नो द यूनिवर्स। और कभी कभी चलता है 10वां शो चलता है और भी शो चलते रहते हैं। तो यहीं से ऑपरेट होता है, यहीं से बंद होता है। अच्छा, जो ये शोज चलते हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग शोज चलते होंगे ना? ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है। जो यहाँ के वैज्ञानिक अधिकारी हैं जो वो देख के बोलते हैं कि ये शो चलाइए, अच्छा, तो वो चलता है। पब्लिक की तरफ से ऐसी कोई खास डिमांड आती नहीं है। अच्छा, पब्लिक की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। ये जो चीज़ें यहाँ से ऑपरेट होती हैं वो चीज़ें हैं, और भी चीज़ें देखते हैं। बाकी कई चीज़ें थोड़ा सा एक बार चला के इसको दिखा दीजिए थोड़ा कि किस तरह से यहाँ पे, हाँ देख लीजिए एक बार कि किस तरह से यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि हम ब्रह्मांड में ही जाके खड़े हो गए हैं, जिस तरह से आपको तस्वीरों में दिख पा रही होगी सारी चीज़ें। सर, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा एक बार आप बताइए कि क्या चीज़ है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्त चीज़ें जो भी हैं वो ब्रह्मांडीय चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें अभी आपको ग्रह जाते हुए दिखाई देंगे। ये गैलेक्सी को दिखा रहा है, अपनी मंदाकिनी की एक भुजा है। हाँ, और उसमें जो है कई सारी भुजाएं हैं, मुख्यतः जो है 5 भुजाएं हैं। तो इसके जैसे तीसरी भुजा में हम लोगों का पृथ्वी आता है, ऐसे ऐसे करके ये 360 का जैसे बनाते हैं अगर कोण। तो इसमें से आप लोग ये दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी डस्ट क्लाउड्स वगैरह हैं, एनर्जी वगैरह हैं। तो ये सब जाती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों को, जैसे ग्रह इधर से गुजरे। और ये तमाम तारे वगैरह हैं, तारों के गुच्छे हैं जिन्हें गैलेक्टिक क्लस्टर्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं आप लोगों को वो वही हैं। अच्छा सर, हम ग्रहण की बात करें तो ग्रहण का किस तरह से पता लगता है और कैसे यहाँ से आप लोग भी दिखाने का प्रयास करते होंगे चीज़ों? बिल्कुल बिल्कुल, खगोलीय गणनाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग ये पाते हैं कि हाँ कौन सी डेट में कब कितने समय जो है वो ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा। तो उनकी जानकारियाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनरल पब्लिक, आम जनमानस, विद्यार्थियों के लिए उस दिन फ्री में टेलीस्कोप्स लगाई जाती हैं। दूरबीन के माध्यम से उन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, फ्री में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पर अगर आप आते हैं तो आप लोग हमसे मिल करके जो भी आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं
तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर स्पेशल एस्ट्रोनॉमी लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो बच्चों को लेकर के आते हैं आप लोग स्कूल से, तो फिर सारी चीज़ें जब देख ली, कोई क्वेश्चन आया कहीं पर जो है लगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, या कभी अपनी आँखों से देखा हो ब्रह्मांड में कि ये चीज़, ये टूटता हुआ तारा क्या है, या फिर जिन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं वो मीटियोर्स, उल्काएँ वगैरह होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो बारीकी से लेकर के, या फिर कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है तो हम लोग उन्हें पूरा बताना समझाने का प्रयास करते हैं। और ये आप लोगों के सामने जो देख रहे हैं ये पृथ्वी है जो मूव करती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर खगोलीय अनुसंधान वगैरह भी करते हैं, चूँकि सेल्फ रिसर्च वगैरह भी करते हैं। और जो भी रिसर्चर वगैरह होते हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, शौकिया खगोलविद, मतलब जिन्हें खगोल विज्ञान का शौक है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए जो है सुविधाएं मुहैया कराना है। जैसे कि अगर वो जानना चाहते हैं कि टेलीस्कोप कैसे ऑपरेट करें, तो हम लोग उन्हें बताते हैं, समझाते, दिखाते हैं कि टेलीस्कोप ऐसे चलाई जाती है, ऐसे सीख सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस फील्ड में, मतलब अगर आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, खगोल शास्त्री, खगोल वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाहते हैं, भौतिक शास्त्री बनना चाहते हैं, तो विज्ञान को लेकर के जो भी तमाम फील्ड हैं उनकी विधाओं के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, बताते, समझाते, दिखाते हैं। तो ये अच्छा और सर, भी तमाम। हाँ, एक चीज जानेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अंतर क्या है और जानते कैसे हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक्चुअल में होता क्या है, ये खगोलीय जो है घटना है, ये होती रहती हैं। कम से कम 5 से 6 जो है ग्रहण लगते हैं हर साल में। जरूरी नहीं है कि वो जो हमारे भारत से ही दिखाई दें सारे, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है उनकी पोजीशन होती है। जैसे कि है क्या, सूर्य ग्रहण क्या है कि हम लोग सूर्य को देख रहे होते हैं दिन के दौरान, तो सूर्य की लाइट पृथ्वी पर सीधी आती है। अगर बीच में कुछ नहीं आता तो वो लाइट सीधी आती है, उसे हम जो है ऐसे ही देख पाते हैं। अब अगर बीच से चंद्रमा ऐसे करके गुजर जाता है तो वो लाइट सीधी नहीं आएगी सूर्य की, जो धरती पर आ रही थी, पहले चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ेगी। अगर तीनों बॉडी एक सीध में आ गई तो वो चंद्रमा की जो छाया है वो सीधी पृथ्वी पर पड़ेगी। तो जिस स्थान पर पृथ्वी के पड़ेगी और ऊपर जो है सूर्य को हम देख रहे होंगे, वो सूर्य को ऐसा लगेगा कि चंद्रमा ने ढक लिया। अगर आधा ढक रहा है तो आधा आंशिक चंद्र ग्रहण, पूरा ढकता हुआ नजर आ रहा है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, ऐसे करके जो है चंद्र ग्रहण हो जाता है। वो सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि हम लोग चंद्रमा को देख रहे होते हैं, वो फुल मून होता है, पूर्ण चंद्र जब दिखाई देता है तो चंद्रमा को हम देखते हैं, उसकी रोशनी हमारे पे आ रही होती है धरती पर। अगर बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की लाइट के कारण चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं, तो सूर्य की लाइट जो पड़ती है उसकी रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ लाइट आती है, चांदनी रात कहते हैं। अब बीच में पृथ्वी आ गई, तीनों एक सीध में 180 अंश के कोण पर है, तो पहले सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ा और पृथ्वी की छाया बनी, वो छाया चंद्रमा पर पड़ी। चंद्रमा के जिस भाग पर वो छाया पड़ रही है उसी को चंद्र ग्रहण कहेंगे। और सूर्य ग्रहण की तो मैंने बताया, जैसे कि अगर बीच से चंद्रमा ऐसे करे गुजरा, सूर्य को हम देख रहे हैं, तो पहले सूर्य की रोशनी जो है वो क्या हुआ कि वो सूर्य की रोशनी सीधी पृथ्वी पर पड़ रही थी, अब चंद्रमा पर पड़ेगी, तो चंद्रमा पर पड़ करके जो है वो पृथ्वी पर कम आती हुई दिखाई देगी। यानी यूँ कहें कि सूर्य जो कुछ देर के लिए ढका हुआ नजर आएगा, तब चंद्रमा हट जाएगा तो इसे जो है सूर्य ग्रहण कहेंगे। हाँ। और एक और आपसे शायद आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कोई ना बता पाए, लोगों के जहन में सवाल होता है कि कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है या फिर सूर्य ग्रहण लगा है, तो उस समय खाना नहीं खाना है या फिर खाने को ढक के रखना है, क्या कितना सही है ये? देखिए, विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप जो है आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से देखें तो वो उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, रीति रिवाजें, परंपराएं हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं। वो ज्योतिषी जो हैं वो ज्योतिष करते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी है, ये खगोल विज्ञान है। इन दोनों चीज़ों में खगोल का मतलब होता है कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जिनका मैथमेटिकली कैलकुलेशंस लेकर के वेरीफाइड तरीके से, मतलब ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है? टू नो, मतलब जानना, बेमानी छुपा हुआ, और ज्ञान मानी ज्ञान। जो छुपी हुई चीज़ें उनकी परख पूरी दुनिया को कराए कि हाँ वास्तव में जो है हमने ये जान लिया। तो हम पहले जानते हैं उसके बाद ही मानते हैं ना, लेकिन यही है विज्ञान। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो विज्ञान नहीं है ना, वो साइंटिफिक फिलॉसफी एक अलग चीज़ होती है, प्योर साइंस एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में हम लोग प्योर साइंस करते हैं, हमें पता है कि हाँ रॉकेट जो है इतना प्रणोदन उत्पन्न करेगा, प्रोपेलेंट इतना देगा, थ्रस्ट इतना देगा, तो ये अगर हम मून पर भेज रहे हैं तो मून तक ले जा करके छोड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मंगल ग्रह पर जा करके छोड़ दे, हम लोग भेज रहे हैं वहाँ पर, या फिर 2+2 करें वहाँ पर जो बराबर करें तो 8 आ जाएं, प्लस करने पर 4 ही आएंगे। तो ये वेरीफाइड चीज़ें कर चुकी हैं विज्ञान के द्वारा, तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हर जगह सेम है, एक जैसी है खगोलीय घटना है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं आज के आधुनिक लोग भी, विज्ञान का मतलब ये हर चीज़ के पीछे कायदे में तो विज्ञान होता है। अब चाहे उसे लोग जान पाएँ या ना जान पाए, विज्ञान का मूल मतलब और अर्थ यही है कि चीज़ों को प्रमाणित करके, जो वेरीफाइड है, जिसके बारे में बिल्कुल जो अब तक सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ अब तक का,
हो सकता है वो सत्य ना भी हो, आगे चल के हो सकता है कि जैसे अगर बल्ब बनाया थॉमस अल्वा एडिसन ने तो वो ज़्यादा बिजली खाता था, तो वो उस समय तक सत्य था ना। लेकिन अब तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स वगैरह आ गए, अब आपका कंजम्पशन कम हो रहा है लाइट का, लेकिन और रोशनी सफ़ेद और बहुत अच्छी रोशनी मिल रही अच्छा, है। एक चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो ये तारे टूटते हैं, क्या प्रक्रिया होती, कैसे टूटता है, और जो चीजें हैं? टूटते हुए तारे दरअसल तारे नहीं टूटते हैं, तारे तो कम से कम सूर्य जैसे तारे 10 अरब साल में बनकर एक खत्म होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये टूटते हुए तारे जो हैं मीटियोर्स होते हैं, उल्काएं होती हैं, जो हमारी सोलर सिस्टम के भाग हैं, छोटे छोटे कार के आकार के 4 व्हीलर जितने बड़े टुकड़े होते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो है बहुत सारे और भी, जो प्लूटो वगैरह है, प्लूटो के पड़ोस में काइपर बेल्ट्स वगैरह है, मतलब यूँ कहें हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री के बाहर भी बहुत सारे छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, कार के बराबर उनसे बड़े बड़े। वो चक्कर लगाते समय सूर्य का सब चीज़ तो चक्कर लगा रही है, इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार या फिर अंडाकार शेप में घूम रही है। सूर्य ऐसे मान लीजिए बीच में है और वो ऐसे करके अंडाकार शेप में घूम रही है। तो घूमते घूमते वो क्या होता है, उनके पाथ में जब परिवर्तन आता है तो वो हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं, और पृथ्वी भी अपने जो है वार्षिक साल में डेली अपने अक्ष पर घूम रही है, तो दिनों रात होता है, और डेली दिनों रात करते करते आगे बढ़ती जा रही है ना, पाथ पर, रास्ते पर चलती जा रही है। उस रास्ते पर चलते चलते जो है, और कहीं से कोई बॉडी आई, वो पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुई, कोई पिंड जो है वो दाखिल हुआ, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, ग्रेविटी से वो कैप्चर होती है, उसके कारण फ्रिक्शन, घर्षण बल लगता है, तो रगड़ लग जाती है वायुमंडल से। यहाँ से लगभग 100 से 125 किलोमीटर दूर जो है, यहाँ जहाँ खड़े हैं हम लोग धरती से सीधा ऊपर, जो भी कोई बॉडी आती है, तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण एक चमक और रगड़ उत्पन्न होती है, उससे जो है वो एकदम स्ट्रिक जैसी रेखा, लाइन जैसी बन जाती है, चमकती हुई टूटती हुई चीज़ें जाती नजर आती है, चमकती हुई, उसे ही कहते हैं टूटता हुआ तारा। अच्छा, और जो बाहर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम दिखा सकें, जो देख सकें, कुछ ऐसा यहाँ पे अगर, हाँ तो चलें देख लें थोड़ा सा। आइए, बिल्कुल हाँ, दिखाते हैं आपको। हम अंदर चलते हैं और चीज़ें देखते हैं कि आखिरकार और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में सर से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ। जी, क्या क्या है सर ये? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह, चिल्ड्रन वगैरह आते हैं, और तमाम रिसर्चर वगैरह भी आते हैं, जो विज्ञान को लेकर के उत्सुक होते हैं, या फिर विज्ञान में कुछ करना चाहते हैं, या फिर शौकिया विज्ञान को जानना चाहते हैं। ब्रह्मांड में शायद ऐसा कोई ना होगा जिसकी रुचि ना हो, यानी यूँ कहें कि हम लोग जो हैं, मानवीय प्रकृति है, प्रवृत्ति भी है कि हम लोग चीज़ों को खोजना चाहते हैं, आखिर नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमने जानना चाहा कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, हम सब लोग कहाँ से आ गए, जो हम देखते हैं क्या वही सत्य है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस हुए, क्या जो नहीं देख सकते वहाँ भी कुछ है, यानी समथिंग इज आउट देयर। तो इसी को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज आई। थ्योरीज का मतलब ऐसे नहीं होता कि मुंह से कुछ भी कह दिया। साइंटिफिक थ्योरी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, प्रायोगिक सत्यापन, प्रैक्टिकली हो, मैथमेटिक्स हो, उसकी कई तरीके से प्रमाणित हो, तो उसे जो है विज्ञान जगत मानता है। अब तक ऐसा नहीं है वो हमेशा के लिए हो गई, जैसे मैंने बताया। अब जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी है, और जो है आपका पल्सेटिक यूनिवर्स है, बारबेटिक यूनिवर्स थ्योरी, मल्टीवर्स वगैरह थ्योरी हुई, स्ट्रिंग थ्योरी हुई, ये बिग बैंग थ्योरी हुई। तो अब तक द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बाई द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी। यानी यूँ कहें कि अब तक ब्रह्मांड में इन सब जानकारियों का एक खजाना लेकर के जो एक थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत होती है, उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जो है। वो मिस्टर एबेजाज लेमेत्रे जो बेल्जियम के साइंटिस्ट हैं, उनका ये मैथमेटिक्स है, उनका ये प्रैक्टिकली फॉर्मेशन है कि आज से 13.7 अरब साल पहले पूरी ब्रह्मांड जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो, और दृश्य नहीं है वो भी, एक छोटे से मटर के दाने के समान जो है यहाँ पर रही थी, और इसके बाद में जो है ये चीज़ें एक्सपेंशन होना शुरू होती हैं, मतलब इनमें से और चीज़ें बनना शुरू होती हैं। यानी अब क्वेश्चन होगा कि इससे पहले क्या था। इससे पहले की चीज़ों को यूँ कह सकते हैं कि आपके मानवीय यंत्रों की परिधि से बाहर हैं, ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस की फॉर्म में रहती हैं चीज़ें। उसके बाद जैसे कि क्वार्क्स बनते हैं, जैसे एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के एटम बनता है। अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, ये जो है वो क्वार्क्स नामक कणों से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स भी होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें कहें। तो 100 सेकंड्स जब होते हैं तो नाभिकों का निर्माण, न्यूक्लियाइज वगैरह 3 लाख सेकंड्स यूनिवर्स में गुजर जाते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस मैथमेटिक्स के। एटम वगैरह की फॉर्मेशन होता है, गैलेक्सीज वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है 1 मिलियन ईयर्स के बाद में
बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, एनर्जी वगैरह बनना शुरू होती हैं। ये दिखा रहा है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, मतलब ब्रह्मांड में जो तारे हैं सूर्य से बड़े, बड़े का मतलब 1.44 सोलर मासेस, मतलब सूर्य इतना बड़ा है तो उससे 1.5 गुना लगभग बड़ा जो तारा बनेगा वो फट जाएगा। सूर्य जैसे तारे फटते नहीं, वो धीरे धीरे करके अपनी लेयर्स को ऐसे फुलाते फुलाते प्लेनेटरी नेबुला में, मतलब ऐसे ऐसे शांत हो जाते हैं धीरे करके, लेकिन वो फट जाते हैं तो भारी तत्वों में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें सुपरनोवा कहते हैं। मतलब सूर्य से बड़ा वो फटा हुआ तारा जो बहुत चमक उत्पन्न कर दे उसी को सुपरनोवा। और आप देखेंगे कि जब 1 बिलियन ईयर्स का समय हो जा रहा है तो गैलेक्टिक क्लस्टर्स को दिखा रहे हैं। ये गैलेक्सी के गुच्छे हैं, ये हर एक पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक गैलेक्सी है। ये इतने छोटे छोटे पॉइंट, मतलब छोटे से छोटे पॉइंट, मतलब धूल के बराबर कण जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में एक गैलेक्सी है। ये सब गैलेक्टिक क्लस्टर्स हैं, गुच्छे हैं। ये दिखा रहे हैं गैलेक्सी कैसे टकराती हैं, पर बहुत सारी गैलेक्सीज बननी शुरू होती हैं जब 3 बिलियन। थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में सर जल्दी जल्दी समझेंगे सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल, क्लस्टर्स के बारे में दिखा रहा है, मतलब गैलेक्सी के गुच्छे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी एनर्जी वगैरह होती हैं, वो ग्रेविटी उन्हें बांधे रखता है। ग्रेविटी का नेचर होता है गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचता है सारी चीज़ों को, तो इन्हें बांधे रखता है। इसी कारण जो है ये बहुत सारी गैलेक्सीज वगैरह बननी शुरू होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, बिग बैंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि इसे टेडपोल गैलेक्सी है। अब स्टार फॉर्मेशन, मतलब यहाँ तारे बनना शुरू होते हैं। ये तारकीय नर्सरी है, जैसे हम सब लोग नर्सरी से आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये तारों की भी नर्सरी होती है। नर्सरी का मतलब पौधशाला, तो पौधशाला में यहाँ तारे बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा सा? बिल्कुल हाँ, तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बहुत जरूरी और बड़ी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत सारी गैसेज होती हैं। ब्रह्मांड जो है वो मोस्टली 3-4 चीज़ों का ही ज़्यादातर कमाल है, डस्ट पार्टिकल्स, एनर्जी और गैसेज, यही सब है। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, एच.जी, मरकरी वगैरह वगैरह। तो हम देख रहे हैं इनमें से हाइड्रोजन के बादल जो हैं वो दब करके गर्म होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें दबाता है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है, जब इनके अंदर एक टेम्परेचर पहुंच जाता है 10⁸ केल्विन, मतलब साइंस के जो लोग होंगे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर एक दबने के कारण जो एक तो बाहर से प्रेशर लगा रही है ग्रेविटी, तो प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा, अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसकी कोर में, इसके बीचों बीच में जो है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में, एक प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, मतलब छोटे छोटे नाभिक जो हैं वो मिल करके बड़े नाभिक बनाते हैं, मतलब मिलते हैं ऐसे करके दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण। तो उनके अंदर से एक चमक उत्पन्न होती है। उस चमक को ही हम लोग कहते हैं रेडिएशन, धूप, घाम या विकिरण। वो चमक उत्पन्न होगी, अब एक तारे का निर्माण हो गया। यही है एक तारे का फॉर्मेशन। और ये कम से कम बनने में, यहाँ से बनने एक तारा 4.5 अरब साल लग जाते हैं हमारे जैसे सूर्य के तारे को बनने में। तो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से स्टार्स का फॉर्मेशन, ये तारे बनना शुरू होते हैं। और बहुत सारी गैलेक्सीज वगैरह को देखेंगे, जैसे स्पिरल गैलेक्सी है, बार्ड स्पिरल गैलेक्सीज है, अलग अलग प्रकार की गैलेक्सीज खोजी गई हैं ब्रह्मांड में। ये दिखा रहा है कि प्लेनेटरी नेबुला का मतलब होता है जो है ग्रहीय निहारिका, यानी ग्रहीय निहारिका मतलब कि जैसे जो हमारा सूर्य है वो क्या होगा, वो फटेगा नहीं, वो धीरे धीरे करके अपनी लेयर्स, परत दर परत बने हुए हैं चीज़ें, तो उनको ऐसे ऐसे करके बाहर को फेंकता चला जाएगा, एक हिसाब से बाहर को फुलाता चला जाएगा और बड़ी सुंदर आकृतियां ऐसी बना देगा। ऐसे बनाते हैं बहुत सारी, भी तारों पर रिसर्च होता है, देखते हैं। तो ये प्लेनेटरी नेबुला और ये सुपरनोवा दिखा रहे हैं, सूर्य से बड़ा तारा जो फट जाता है और फटने के बाद में बहुत सारी एनर्जी और चमक उत्पन्न कर देता है सूर्य से बड़ा तारा, उसी को सुपरनोवा कहते हैं। ये दिखा रहे हैं। अब ये बहुत सारी नेबुला हैं। नेबुला का मतलब वही जो है तारों की नर्सरी, एक हिसाब से यहाँ से तारे और तमाम चीज़ें बनती हैं। तो अब हम वहाँ से यहाँ आ चुके हैं जब 4 से 5 बिलियन साल गुजर गए। तो देख रहे हैं ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, हमारे पड़ोस की गैलेक्सी है। दूसरा ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। अब इसका नाम मिल्की वे ही क्यों हो सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि जैसे होता क्या है, नॉर्थ साउथ अगर आप देखेंगे आकाश में, आजकल लाइट पॉल्यूशन बहुत है। तो लाइट पॉल्यूशन तो नहीं करना चाहिए, जितनी लाइट की ज़रूरत है उतनी रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस डोम बन जाता है लाइट का ऐसे, तो साधारण आंखों से नहीं दिख पाती चीज़ें। तो जहाँ लाइट पोल्यूशन ना हो गांव में, तो आप आज भी इस गैलेक्सी को, अपनी गैलेक्सी को, इसको भी और तमाम तारों को, तमाम ग्रहों को, आप लोग 5 ग्रहों को तो अपनी नॉर्मल आंखों से ही देख सकते हैं, बिना किसी दूरबीन के भी। हमारे सूर्य सिस्टम में 8 ग्रह हैं, उनमें 5 को तो हम देख रहे हैं। इसमें जो है वो मिल्की वे भी दिखाई देती है, नॉर्थ साउथ ऐसी पड़ी हुई पट्टा तारों का चमकदार ऐसे भरा हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा दूध, मिल्क लिया आपने और ऐसे करके पोर्ड कर दिया, ऐसे डाल दिया, डाला नहीं चाहिए वैसे तो क्या है कि ऐसे करके एक पट्टी जैसी सफ़ेद वाइट जैसी बन जाएगी। वहीं से जो है बेलोनियंस वगैरह ने इसका नाम दिया मिल्की, माने दूधिया जैसा और बेबानी रास्ता, यानी एक दूध की गंगा जैसी बह रही हो आकाश में कोई, हाँ, दुग्ध मेघला या फिर आकाश गंगा इसका नाम दिया। तो अब इसमें देख रहे हैं ये हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी मंदाकिनी है, ये पड़ोस की है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें इसकी आपने बात की, तो क्या ये देखने को भी मिलता है क्या कभी?
बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी आकाशगंगा का हम जो है ये वाला पार्ट जो होता है वो देखते हैं, एक पट्टी जैसी पड़ी हुई मैंने बताया, नॉर्थ साउथ आकाश में एक तारों का चमकदार पट्टा जैसा बहुत मोटा सा ऐसा यूं पड़ा हुआ नजर आएगा आपको, तो वही है हमारी टाइमिंग होती है क्या इसकी? मौसम साफ हो, आप लोग जो है रात में लगभग जो है 9-10 बजे से देखना शुरू कर सकते हैं और भोर तक आपको आराम से दिखाई देगी, कहीं से भी, गांव वगैरह से, रिमोट एरिया से। तो हम देख रहे हैं ये अपनी गैलेक्सी है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो मैंने वहाँ पर बताई अभी आपको, हर एक पॉइंट अपने आप में गैलेक्सी है, सोचिए। और ये गैलेक्सी अगर हम अपनी की बात करें तो 1 लाख लाइट ईयर में है ये फैली हुई। अगर यहाँ से यहाँ तक नाप लें हम लोग तो 1 लाख लाइट ईयर। अब 1 लाख लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि अगर जो है स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड की स्पीड से, मतलब 1 सेकंड हुआ और 3 लाख किलोमीटर चलेगी कोई चीज़, और वो 1 साल तक जाती रहे लगातार, तो 1 लाइट ईयर। और ये कितना, 1 लाख लाइट ईयर। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने की कोशिश यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तब भी 1 लाख साल लग जाएगी मानव सभ्यता को अपनी ही गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने में। द बिग क्वेश्चन इज हियर, बड़ा प्रश्न है कि कभी मानव सभ्यता अपनी ही गैलेक्सी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएगी? सोच से परे है सर, इसको सोच से ही परे है ये। बाकी यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दी। इसमें बहुत सारे लगभग 2 अरब से ज़्यादा तारे हैं और तमाम छोटे से लेकर के बड़े ग्रह, उपग्रह, धूमकेतुओं से लेकर के जो है मीटियोर्स, उल्काएं, गैसेस, डस्ट पार्टिकल, एनर्जी, पूरा भरा हुआ है। जैसे ये सजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है, इसमें भी ब्लैक होल है। अब ये क्या होगा, बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर बाद एक दूसरे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, तो ये टकरा जाएंगी। तो अभी से ही फाइंड हुआ है कि जब टकराएंगी तो ये हो जाएगी मिल्क मिल्की वे एंड्रोमेडा मिलाकर के टकरा जाएंगी, आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। और इनमें ये जो है ये देख रहे हैं हम लोग कि हमारा वो सन है, ये सूर्य है। अब मतलब हमारा सोलर सिस्टम यहाँ कहीं है, मतलब इस एक डस्ट पार्टिकल्स, मतलब छोटे से कहीं एक कण के बराबर ये है हम लोगों की दुनिया, अगर हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, तो यही है हमारा सन। और ये अपने यहाँ से जो है ये लगभग जो है 20,000 लाइट ईयर की दूरी पर यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पर है 20,000 लाइट ईयर की दूरी पर है लगभग जो है। और ये लगभग 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर ये है। और आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा, ये एक में मर्ज हो जाएंगी, यानी खत्म। लेकिन अभी इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन ओवरनाइट ना, रातों रात तो ऐसा नहीं हो रहा कि कल टकरा जाएंगी, लेकिन हाँ ऐसा होता है और हो रहा है, तमाम जगह हो रहा है। हम तमाम रिसर्च कर रहे हैं तमाम चीज़ों पर, तारों से लेकर के ग्रहों पर, पूरे बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी जो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये सोचिए इतने बड़े, ये सब अपने आप में छोटे बड़े ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं। इसमें हमारा सोलर सिस्टम है और ये सूर्य हमारा है वो 8 ग्रहों को लेकर के 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 250 किलोमीटर ऐसे ऐसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे भाग करके ये इसका चक्कर लगा रहा है। इसे कहते हैं गैलेक्टिक ईयर, मतलब ये गैलेक्सी का ऐसे चक्कर लगा रहा है, सब चीज़ें ऐसे ऐसे घूम रही हैं। हम लोग इसकी तीसरी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में, यानी यहाँ है थर्ड मिडल रोटेटिंग में। तो सोचिए, और ये कितना समय लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में, 25 करोड़ साल। जबकि मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हम और आपके पूर्वज तो छोड़िए, पूर्वज के पूर्वज भी, अभी इतना समय नहीं हुआ है कि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, एक चक्कर पूरा नहीं किया है तब से। कई हमारी पुश्त बीत गई होंगी, तभी भी एक चक्कर पूरा नहीं किया होगा। अपने सोलर सिस्टम ने, पूरे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा नहीं हुआ है अभी तक। 25 करोड़ साल कम समय है क्या? अब हम देख रहे हैं ब्रह्मांड के लिए तो बहुत कम समय है ये। अब हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारी गैसेस थी, डस्ट वगैरह थी, धूल वगैरह थी, उनमें से तारे कैसे बनते हैं एक बार और ब्रीफ कर दें कि बहुत सारी गैसेज हैं, उनमें से जो है जैसी अलग अलग स्टेजेज होते हैं, क्रम होते हैं। तो हाइड्रोजन के बादल जो हैं वो ऐसे करके कलेक्ट हुए, इकट्ठे होकर के एक जगह इकट्ठे हो गए और इनके ऊपर प्रेशर लगाया ग्रेविटी ने। तो प्रेशर लगाने के कारण क्या हुआ, इनके अंदर कोर में बीचों बीच में जो है ऐसे मान लीजिए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन हुआ, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऐसे करके आयनाइजेशन, वाइब्रेशंस हुए और बाहर को रेडिएशन निकालना शुरू कर दिया, यानी चमक उत्पन्न हुई, तारा बन गया। अब हमारा सूर्य भी तो एक तारा ही है, हल्का, छोटा, मध्यम प्रकार का बौना तारा मान लीजिए, या फिर यूँ कहें जी क्लास एवरेज स्टार ही है, बहुत बड़ी धवल तारा नहीं है कि बहुत बड़ा तारा हमारा। युवा स्कूटी वगैरह और स्टीफेंसन वगैरह अब तक बहुत तारे खोज लिए गए जो बहुत बड़े हैं, ऐसे सूर्य उनके अंदर समा जाएंगे तमाम। और हम जो रात में देखते हैं वो तमाम सूर्य जैसे भी हैं, सूर्य से बहुत बड़े तारे भी जो रात में देखते हैं। सोलर सिस्टम में तो हमारा जो है वो एक ऑर्डिनरी स्टार ही है। अब देख रहे हैं कि हम लोग इसके चारों तरफ ये सोलर सिस्टम है, सौर तंत्र जिसको कहते हैं, ये उनके घूमने का पाथ है, यानी रास्ता है। अच्छा, हाँ, चलने का रास्ता है हर ग्रह का। अब ये मरकरी जैसे बुध ग्रह, तो बुध ग्रह क्या है कि अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपनी जगह पर ही घूमता है। कोई ग्रह तो दिन और रात हो गए,
डेली दिनों रात करते करते ये आगे भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बढ़ता इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, मतलब किसी ग्रह के चारों तरफ घूमना, और फिर घूम करके फिर वहीं आ गया, तो इसे एक साल कहते हैं उस ग्रह का। तो हम देख रहे हैं ये वीनस है, शुक्र ग्रह है। अब सबसे ज़्यादा गर्म तो इसे होना चाहिए, सबसे पास में, सबसे ज़्यादा रेडिएशन, धूप, घाम, विकिरण इस पर पड़ रहा है। तो इस पर क्या है, ये जो है वो ऐसे मान लीजिए वाल्डमैन होता है ना, उसकी तरह है कि जैसे यहाँ पर लाइट पड़ी ऐसे करके निकल गई वायुमंडल में, यहाँ है ही नहीं वायुमंडल इसका, तो मिरर की तरह जैसे शीशे पर लाइट टकराई ऐसे करके निकल जाएगी। तो ऐसे करके इसमें देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी जो रेडिएशन है उस पर जाता है तो निकल जाता है, तो इधर जितना गर्म उधर इतना ठंडा, फिर इधर। तो ये क्या है कि वायुमंडल ना होने के कारण, इसका चारों तरफ वायु, गैस से डस्ट पार्टिकल घेरा ना होने के कारण। लेकिन ये वीनस पर आए, अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पर जो है वो घना, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और फास्फीन वगैरह गैसेस का एक घना वायुमंडल है, मतलब पूरी छतरी है तगड़ी वाली। तो ये क्या कर रहा है कि ये सूर्य की रोशनी के हिसाब से सोख ले रहा है, प्रेशर कुकर कंडीशन बना देता है। भाई जब रोशनी आती रहेगी बाहर नहीं निकल पाएगी, वो छन के जो है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये टेम्परेचर जो है ये बढ़ जा रहा है, इसीलिए ये सबसे पहले चमकता हुआ नजर आता है और इसका टेम्परेचर सारे ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इसीलिए शाम को आज अगर देखेंगे जब सूर्यास्त हो रहा होता है और सूर्योदय हो रहा होता है तो रोज़ दिखाई देता है ये। अगर सूर्योदय होने वाला है तो उस समय एक सबसे पहले चमकदार तारे जैसा नजर आएगा, वही है वीनस, शुक्र ग्रह। अब लोगों ने ये चमकता है तो लोगों ने कहा ये सौंदर्य की देवी हैं, उनसे जो प्रार्थना करनी शुरू कर दी लोगों ने, इसका नाम दे दिया बेबीलोनियंस वगैरह ने। और शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय सबसे पहले वेस्ट स्काई में, पश्चिमी आकाश में एक चमकदार तारे जैसा सबसे पहले जो बढ़िया सा नजर आया आपको, वही है वीनस, शुक्र ग्रह। अच्छा, आप सर ने आपने कहा कि पता नहीं कैसा कुछ और कहा कि सुंदरी पता नहीं ऐसा क्या कहा, तो वो क्या रिलेट, ये मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए किसी चीज़ को अगर हम कहानियों के रूप में जब बनाते हैं तो ये कहानियाँ भी जो हैं वो नक्षत्र, तारे, ग्रह, उनकी स्थिति, अयन चलन, ये तमाम चीज़ों को देख करके कुछ आकृति जिन्हें तारामंडल कहते हैं, अगर रात में आप गौर से देखेंगे लगेगा एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है यूँ, ठीक है, और उसकी बेल्ट पर 3 तारे लगा रहा है, ऐसे लगते हुए नजर आ रहा है, उसे ओरायन बेल्ट या मृग निहारिका कहते हैं। तो उनको देख करके वो तमाम कहानियाँ जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने गढ़ी थी वास्तव में याद करने के लिए। अब हम अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, आप सबके घर की तरफ, यानी पृथ्वी की तरफ। ये है नहीं सभी की है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा सबका घर है ये पृथ्वी, ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में। तो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो है वो हमारा अर्थ है, ये पृथ्वी है, और हमारे सूर्य से जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब जैसे अभी आदित्य एल1 की आपने जैसे बात करना चाहें तो जैसे कि हमने यहाँ पृथ्वी से जो भेजा है वो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये आपस में। लेकिन इस 15 करोड़ किलोमीटर का 1% माने 15 लाख किलोमीटर दूर यहाँ कहीं थोड़ा सा आगे करके यहाँ भेज दिया है आदित्य एल1। वो क्या है, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा और ये सूर्य पर हमेशा जो है नज़र रखेगा। क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है क्या हो रहा है कि ना कोई बीच में कोई चीज़ आ नहीं रही, तो सीधी रोशनी आती रहेगी उस पर रात और दिन, वहाँ पर जो है 24 घंटे रोशनी उसे मिलती रहेगी। तो वो सूर्य पर क्या हो रहा है, आंतरिक संरचनाएं कैसी हैं, सोलर स्पॉट्स और कलंक उस पर कैसे, धब्बे कैसे बनते हैं, 11 साल तक बहुत ज़्यादा रेडिएशन, बहुत कम रेडिएशन, और फिर जो है अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। कभी कभी सौर ज्वालाएं अचानक एकदम सौर भभूके फूटते हैं और वो भभूके जो है एकदम लाइन की फॉर्म में जाते हैं, वो धीरे से नहीं जाते, वो एकदम तेजी से जाते हैं, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे जाते हैं। अगर वो सीधे एक टुकड़ा भी ये कह सकते हैं, एक थोड़ी सी रोशनी भी सूर्य की निकल करके और एकदम सीधी गई किसी ग्रह से टकरा गई तो वो छेद कर देगी, उसमें इतनी तेज होती हैं। तो हमारी पृथ्वी की तरफ तो आते ही रहते हैं और भी आते रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है ब्लैकआउट वगैरह हो गए हैं धरती पर, लेकिन अगर आज तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एज में जी रहे हैं, अगर आज ब्लैकआउट हुआ तो जितने बार सैटेलाइट्स वगैरह जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब पूरी दुनिया जो है कुछ देर में जो है 18वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी में पहुंची जाएगी। राजा लुईस के ज़माने से भी पुराने पहुंच जाएंगे सब लोग। तो हम देख रहे हैं कि उन्हें बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर पहले हम जान लें कि वास्तव में ये जो घटना है वो होती कैसे हैं, फिर हम उसके बचने का कारण जो है वो तलाश सकते हैं। तो इसीलिए आदित्य एल1 जो है वो भेजा L1 पॉइंट पर, जो 5 पॉइंट्स होते हैं। और ये हमारा चंद्रमा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3,84,366.66 किलोमीटर। शॉर्ट में जल्दी बहुत लंबा हो गया। तो हम लोग यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं। अब पृथ्वी भी जो है अपने अक्ष पर घूमते घूमते ये सूर्य का चक्कर लगा करके यहाँ आ रही है। अब जब अपने अक्ष पर जहाँ से थी घूम करके ये पृथ्वी वहाँ इलिप्टिकल दीर्घवृत्त के फॉर्म में अंडाकार शेप में जहाँ से चली थी वहीं आ गई। तो यही है पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे। और अभी आज 9 दिन हुए पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे हुए। तो हम देख रहे हैं अब आगे बढ़ते ही मार्स, मंगल ग्रह, तो पृथ्वी का एक चंद्रमा है,
मरकरी और वीनस के कोई चंद्रमा नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये डीमोस और फोबोस, ये मंगल ग्रह के, लेकिन ये 4 ग्रह इधर और ये 4 ग्रह इधर, इनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अच्छा। मतलब ये एस्ट्रॉयड की पट्टी है जो, इसमें छोटे छोटे कार के आकार के फोरव्हीलर जैसे पथरीले बहुत सारे टुकड़े हैं, ग्रहों के बचे हुए मलबा कह सकते हैं ना, स्पेस डेब्रिज। तो ये इनके बीच में फंस गया है, हिसाब से अब तक की जो रिसर्च आ रही है। तो इसमें से निकल करके अगर कोई पृथ्वी पर इधर आके गिरा तो क्या होगा, ये इधर तो गिरते रहते हैं। सुमेकर लेवी 9 नाम का बॉडी इधर गिरा था तो हिला दिया जुपिटर वगैरह को। तो इसके बहुत सारे, ये 7 जनवरी 1609 को जब दूरबीन का आविष्कार हुआ गैलीलियो गैलीली ने, फिर 7 जनवरी 1610 को इसे देखा जो है बृहस्पति ग्रह को। तो फिर उसके बाद में 4 चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो, आयु, यूरोपा भी दिखाई दिए। उसी समय से इन्हें जो है गैलीलियन मून्स कहा गया। अब आगे बढ़ते